तरीके से चल पा रही है। उनके पीछे के जो हीरोज होते हैं वो कई तरीके में, कई मायनों में अनसंग हीरोज की तरह रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी वजह से वो छोटी छोटी बैटल्स जो वो रोज लड़ते हैं, रोज जीतते हैं, और उसकी वजह से ये पूरा सामाजिक जो संरचना है वो आज भी हमारे बीच में सही तरीके से काम कर रही है और चल रही है। उन्हीं अनसंग हीरोज की तरह आप उनको देख लीजिए। तो मैं आज जिन लोगों के बीच में खड़ी हूँ, आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप इन तमाम चेहरों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। लीगल एड हो या फिर किसी और तरह की मदद हो, हर तरह की मदद के लिए ये लोग आगे पहुंच जाते हैं। पूर्व जज संजीव जी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ है भानु प्रताप सर जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, और ये तमाम लोग आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। मामला एक बार फिर समाज का है, भले वो डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मामला इस वजह से जरूरी है क्योंकि यहाँ भी जरूरत है आपके बराबर की हिस्सेदारी की। न्यायालयों में बराबर की हिस्सेदारी, जो वकील एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोफेशन में बराबरी से बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जब बात आती है किसी तरह की चुनाव की, एसोसिएशंस में, तो उन्हें जो राइट मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिलता है। और जब महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी दी गई तो सवाल ये उठा कि अगर महिलाओं को हिस्सेदारी दी जा सकती है तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने भी PILs करने की कोशिश की थी और आज इन तमाम लोगों की ओर से भी पहली हियरिंग हुई है। पूरा मामला क्या है और आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो इनसे ही समझ लेते हैं। सर, आपसे शुरू करती हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए कि पहले तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, और इससे पहले भी एक और गुट था जिन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इसको नकार दिया था। आप लोगों के साथ क्या हुआ? देखिए मैडम, ऐसा है कि पिछले करीब 61 सालों से और 65 सालों से इस दिल्ली में जो बार के इलेक्शंस होते हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, उसमें आज तक एक भी SC ST का कैंडिडेट एडवोकेट आज तक इलेक्ट नहीं हुआ है। जज तो दिल्ली में हमारे में कई हाईकोर्ट जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कुछ जजेस बने हुए हैं, पहले भी बने हुए थे, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में और बाकी और स्टेट की बार काउंसिल में भी देखने को मिल रहा है कि एक भी SC ST का कैंडिडेट जो है उसमें जीत नहीं पा रहा। इसीलिए ये पिटीशन जो है हम लोगों ने फाइल की थी। हमारे जो एडवोकेट भाई हैं उन्होंने फाइल की थी, राम गौतम जी हैं और बाकी और भी हैं। तो हम लोग जो है पिछले करीब 20 दिन से इसकी तैयारी में थे और बहुत पहले हमने इसको फाइल कर दिया था, लेकिन लिस्टिंग आज हुई है पहली बार। इस संबंध में जैसे आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले एक पिटीशन और थी, वो डिसमिस हो गई। हाँ, 22 तारीख को सिमिलर प्रेयर की, सेम प्रेयर उनकी भी थी। यूनिवर्सिटी डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन कोई संस्था है जिसने ये पिटीशन फाइल की थी और उसमें सीनियर एडवोकेट कोई मैडम थी, वो उसमें पेश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। मैंने इस कोर्ट के उस ऑर्डर को भी क्वेश्चन मार्क किया। देखिए, बात यह है कि इसमें 3 तरह की पिटीशन चल रही हैं, 3 तरह के वर्ग हैं। एक तो SC ST का वर्ग है जो अपने एडवोकेट का वर्ग है, जो अपने लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा जो स्पेशली एबल्ड पर्सन से जो विकलांग जिन्हें कहते हैं एडवोकेट, इसमें एडवोकेट की लड़ाई है, इसमें कोई आम आदमी नहीं है, तो वो भी अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इसी तरह वुमेन्स भी अपनी पिटीशन फाइल कर रही हैं। तो 3 तरीके के ग्रुप हैं, वर्ग हैं जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तीनों मामले में अलग अलग स्टैंड ले रहा है। लॉ संविधान एक ही है, एडवोकेट्स एक्ट एक ही है, संविधान सब भारत का एक ही है, लेकिन हमारे केस में और जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड एडवोकेट्स हैं, उनके संबंध में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का अलग डिसीजन है, अलग स्टैंड हो रहा है। महिलाओं के संबंध में अलग स्टैंड है। मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग स्टैंड का मतलब क्या है। मतलब ये है, जब हमारी पिटीशन फाइल हुई पहले, जो जैसे बताया कि 22 तारीख को डिसमिस हो गई है, उस पिटीशन में जो एडवोकेट जो पेश हुई थी जो उस संगठन की तरफ से, उसमें उन्होंने ये एडमिट कर लिया था कि जब तक SC ST के एडवोकेट्स को रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जब तक कि स्टैट्यूट में अमेंडमेंट ना कर दिया जाए, और अमेंडमेंट जो है कंपीटेंट अथॉरिटी करेगी। लेकिन मैंने आज को क्वेश्चन मार्क किया कि जब वुमेन्स के लिए भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, वुमेन्स के लिए और SC ST के लिए और स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए सेम कानून लगता है, एडवोकेट्स एक्ट और भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में और एडवोकेट्स एक्ट में खासतौर देख के चलें तो वुमेन्स के लिए ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जो SC ST लोगों के लिए ना हो। हमारे लिए ज़्यादा प्रोविजन है, वुमेन्स के लिए कम प्रोविजन है। मैं आपको बता दूं कि संविधान में जो कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स जो है वुमेन्स के लिए भी नहीं है, लेकिन SC ST के लिए हैं। तो
हमारे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जबकि स्टैट्यूट में जबकि लॉ में अमेंडमेंट नहीं हो जाएगा तब तक रिजर्वेशन नहीं दिया सकता। हमने कहा ऐसा नहीं है, जब आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई स्टैट्यूट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो उनको दे सकते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ये हमारी एक आर्गूमेंट, एक तो बात ये भी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आप बहुत लेट आए हैं। अच्छा। उन्होंने कहने की कोशिश की कि आप बहुत लेट आए हैं, आपको बहुत पहले आना चाहिए था। तो लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन का थोड़ा ही, हम जब भी आए तब आ सकते हैं। वुमेन्स 2 साल से लड़ रही है, आप लोग अब आए हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो एक अलग बात है। वो हम शुरू में हमारी पिटीशन इंटेंड करने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि 22 तारीख को जो ऑर्डर किया डिसमिस इनकी डिसमिस कर दें, लेकिन हम लोग अड़ गए और हमने जो है, हमने भी बाकी और साथियों ने भी उस पर आर्गूमेंट की, हमने समझाने की कोशिश की कि संविधान में अगर हम संविधान के आर्टिकल्स को देखें तो एमएलए और एमपी में रिजर्वेशन SC ST को 1950 से मिलता, उससे पहले ही मिलता था, संविधान बनने के बाद ही मिलता है। वुमेन्स को नहीं मिलता था, वुमेन्स को आज भी नहीं मिलता। एमएलए और एमपी में आप देखिए, जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, आज भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब मोदी जी ने कुछ समय पहले 106 बार संविधान का संशोधन करने के बाद में अमेंडमेंट कर दिया संविधान में, आर्टिकल 330A और 332A ऐड कर दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके लिए डिलिमिटेशन होगा, उसके लिए उसमें बहुत सी जनगणना होने के बाद तबादला लागू, लेकिन हम लोगों के लिए SC ST के लिए इस पर प्रोविजन है और अब तक चल रहे हैं। हमने बात कहने की कोशिश भी की सुप्रीम कोर्ट में कि SC ST के संबंध में अगर किसी को रिजर्वेशन देना है देश में तो सबसे पहले SC ST देना पड़ेगा, वुमेन्स बाद में आएंगी। SC ST में वुमेन भी रहा करती हैं, वुमेन्स SC ST की वुमेन भी आती हैं, तो उनके लिए भी अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि 65 साल से अभी तक SC ST किसी की एडवोकेट का इलेक्ट ना होना दिल्ली और बाकी और कई राज्यों में, ये दिखाता है कि हमारे साथ जो आर्टिकल 30 और 330 और 332 आर्टिकल सामने जोड़े संविधान में, जिनमें के इलेक्शन में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी, वो इसमें ही होने की आवश्यकता है। हर इलेक्शन, इस इलेक्शन में होने की आवश्यकता है। तो छोटा इलेक्शन है, जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमें रिजर्वेशन मिल सकता है, विधानसभाओं में मिल सकता है, तो बाहर बॉडी मिलने में क्या आपत्ति है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से और बार काउंसिल इंडिया की सहमति से जब वुमेन्स को दे सकता है इस बार बॉडीज में इलेक्शंस में रिजर्वेशन, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना अगर हम देखें तो ये है कि महिलाएं पहले से लड़ रही हैं, आप अब आए हैं, अब तक कहाँ थे। हम तो 1000 साल से लड़ रहे हैं, मतलब SC ST 1000 साल लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसमें ऐसा कोई संविधान में या कानून में कैसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कहते आप अब आए वो बाद में आए। ये आर्गूमेंट बिल्कुल बेकार था। अब हमने जो है बहुत इसमें आर्गूमेंट करने के बाद में, बहुत सी बातें रखने के बाद में, कोर्ट हमारी बातों से, कुछ बातों से बहुत कन्विंस हुई, और कन्विंस होने के बाद में उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब इसमें उन्होंने ये कहा इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ आपके लिए। ये उन्होंने लास्ट में वर्ड थे, इससे बेहतर मैं नहीं अभी कर सकता। तो हमारे लिए उन्होंने ऑर्डर, हमारी सिंपल डिसमिसल नहीं हुई है। हमसे पहले 22 जनवरी के जो डिसमिसल हुआ वो सिंपल डिसमिसल था। हमारे बारे में ऐसा हुआ, डिस्क्लोजर हुई, हमसे कहा गया कि आप पहले अथॉरिटी के पास जाइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार को दिल्ली, बाकी और जहाँ भी कर सकते हैं भारत सरकार के पास में भी। तो अब आपकी जो बात है, जब आप जाकर रखेंगे बार काउंसिल के पास, के पास, तो वहाँ पर एक तरह का दबाव होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही उस ऑर्डर में लिख दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हवाला दे करके जल्दी से रिप्रेजेंटेशन देंगे सारे अथॉरिटीज को, जो कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बार काउंसिल देंगे। और उसके बाद आप देखना 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर आपके फिर यही खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम अपने अधिकारों के लिए डिटरमाइंड है। किसी तरीके से लोगों को, अब हमारे एडवोकेट भाइयों को, बाकी साथियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हम सब बात के तैयार बैठे हुए हैं। अगली बात सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम भी तैयार हैं। तो अभी सीधी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो देखो भाई, इनके हवाले से आप काम कर लो, नहीं करोगे तो दोबारा हम यही मिलेंगे। सर, एक तो UGC को लेके सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जनरल के साथ नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी तरफ आप लोग अब यहाँ बार एसोसिएशन में इलेक्शंस के लिए SC ST के लिए आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। कैसे हजम होगा लोगों को ये हजम हो चाहे ना हो, लेकिन अब अधिकारों के लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जनरल की जांच का आपने जो UGC नियम की बात करी, मैं आपको एक बार बता दूं, जब आपने हमारा वीडियो बनाया तो उसमें जो कमेंट पढ़े, कमेंट पढ़ने के बाद में लोगों ने ये कहा कि नो जज किसने बना दिया था। अच्छा। ऐसा कहा है उन्होंने। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो रेगुलेशन है उसका रेगुलेशन नंबर 2 देख लें, तो क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS। EWS में कौन लोग आते हैं? जनरल के लोग नहीं आते EWS में। वो जनरल वालों के लिए भी है, उन्हें पता ही नहीं है। उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी है। उसमें 5 कैटेगरी है, SC ST OBC, ये बाकायदा लिखा हुआ है। उसके अलावा
EWS का जिक्र भी है। EWS वही EWS कैटेगरी है जो जनरल को 10% मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, उसकी बात करता है। तो ये जो रिजर्वेशन की ये जो इसमें यूनिवर्सिटी के संबंध UGC का जो अब रेगुलेशन आया हुआ है, वो भ्रमित किया जा रहा है देश में। आपके चैनल पहले भी कह चुके हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर सिर्फ बात नहीं करता, उसमें रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है, उसमें रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है। अगर ईस्ट में ऐसा नहीं है कि देश में यूनिवर्सिटी दिल्ली में थोड़ी है, साउथ में भी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी है, उनके साथ अलग भेदभाव होता है। वहाँ हो सकता है कि ब्राह्मण के साथ भेदभाव होता हो, तो वो सिर्फ कास्ट के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, जिसमें मैं पहले बता चुके हैं। वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है और डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी आती है, तो सभी के लिए लागू है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ सवाल यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ कास्ट आ गई वो इसके ऊपर फिर देख ही नहीं पाते हैं, उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उनकी तार्किकता शायद मर जाती है। वहाँ पर वो इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है कि वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ होता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनको कोई ये कैसे समझाए कि कास्ट के आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। कैसे करेगा कोई जब डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं तो उसके लिए प्रोविजन भी नहीं हो सकता। आपको प्रोविजन की जरूरत नहीं भाई है? कौन कहता है कि ऐसी वाला कि ब्राह्मण या क्षत्रियों को जाति के आधार पर भेदभाव कभी कोई नहीं होता, कभी सुनने को हमने तो देखा कभी नहीं, पता नहीं किसने देखा होगा। तो इसीलिए जहां अगर होगा तो उसमें एप्लीकेबल हो भी सकता है। जैसे मैंने बताया है उसके ऑब्जेक्ट में रूल 2 में रेगुलेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, EWS कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेट रेगुलेशन। EWS कैटेगरी अलग है, SC लिखा हुआ है, SC लिखा हुआ है, OBC लिखा, मतलब चौथी कैटेगरी अलग है। वो लोग है कौन? SC तो SC में आ गए, SC ST में आ गए, OBC में आ गए, तो वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी और मुस्लिम ऑल्सो एंड क्रिश्चियन ऑल्सो। ये रेगुलेशन जो बना कर आया है दिल्ली आसपास के क्षेत्रों के लिए, पूरे देश के लिए है, जहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव होगा। वो रेगुलेशन पिक्चर में आएगा और उस संबंध में करने की कोशिश। मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत से चैनल पे एक चीज़ और सुन रहा था, मुझे आश्चर्यचकित है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं देश में। बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी वो कमेटी में तो सिर्फ SC ST OBC के लोग होंगे। उन्हें ये नहीं पता, वो ये उल्टी बात है। उसमें बात ये है कि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब खाली प्रतिनिधित्व होगा। तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है अगर 10 लोगों की कमेटी में 3 कम से कम SC ST OBC को, 7 लोग में जनरल के हो सकते हैं, SC ST OBC के हो सकते हैं। वो उल्टी बात कह रहे हैं। उनको जो रेगुलेशन है, लॉ है, उसको कैसे व्याख्या की जाती है वो नहीं आता। मैं बड़े बड़े चैनल्स पे इस बात को देख रहा हूँ जो इस बात को कह रहे हैं, बड़े पत्रकार में देख रहा हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, देश में जो है लीगली क्या दिवालियापन है, वो रेगुलेशन को इंटरप्रेट ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस लीगल लड़ाई को आगे जैसा आप लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि आपको ये अधिकार दिया है कि आप आगे की जितनी भी इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन पर इस पर लीगल एक्शन ले और उनसे कहें कि वो इसमें कुछ बेहतर कर सकती है, नहीं तो आगे की लड़ाई होगी। इस वक्त हमारे साथ भानु प्रताप सिंह सर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हम जिस बात के लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन है उसको ये कहकर डिसाइड कर दिया कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इस मामले में? बार काउंसिल के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी ये है। हम उसके सामने जाएं, अपनी बातें रखें और उनको कि इनकी बात सुनी जाए प्रॉपर तरीके से। और इनकेस अगर वो हमारे बात को नहीं सुनते, डिसाइड नहीं करते हैं, तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम आके फिर कोर्ट को बताएं कि आपने जैसे कहा हम गए, उस पर कार्रवाई नहीं। पर नतीजा ये है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और क्योंकि जो बार काउंसिल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए इस जगह रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसाइड करती है। तो जहाँ से कोई नीति बनाई जाए, कहीं कोई डिसाइड किया जाए, वहाँ अगर आपका व्यक्ति नहीं होगा तो आपके फेवर में कैसे डिसाइड होगा? और अब तक यही हो रहा है। आप चारों तरफ देखें, जहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ हमारे अगेंस्ट सारी चीजें हो रही हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोग फिर अध्यक्ष बन जाते हैं सर। अनिल मिश्रा हो या कोई मिश्रा हो, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, वही सब कुछ कर रहे हैं और जो मन में आए कर लेते हैं जी। तो ये हर जगह हो रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा और हम उसी के लिए हम आए हैं। रही जैसे बात एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई कि भाई अब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कमेटी बन चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये सही है कि ये हो चुका है और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करती है, लेकिन
ये कोई एक कानूनी बाध्यता थोड़ा ही है कि आप नहीं कर सकते। कोर्ट तो जब चाहे, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 यही है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए आप किसी भी समय कुछ भी जो अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आप आदेश पारित कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। जी। तो कोर्ट जब भी चाहे जैसा चाहे कर सकती है, बट मैं समझता हूँ कोर्ट ने इतना भी किया है तो ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे, अपने रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ होगा लड़ेंगे हम की ओर लोग। से ये कहा जाना भी एक तरह से आप लोगों की जीत के तौर पर देखा जाए। नहीं, जीत इसलिए है कि जब इसी तरह की पिटीशन पहले आई अभी कुछ दिन पहले ही, जी। हफ्ता भी नहीं हुआ, जी, आउटराइटली डिसमिस कर दी गई, जी। तो कम से कम हमारी बात इतनी तो मानी गई, सुनी तो गई, हाँ भाई इनकी बात है भैया, जाके पहले वहाँ कहो, आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने जाके अपनी बात कहो, ये तो कहा ना, और कहा कि भी बात सुनी जाए इनकी, उसके बाद डिसाइड हो जो भी हो, और फिर हमें लिबर्टी दी है कि फिर इसके बाद आप यहाँ आओ। वो लेकिन सर एक सवाल ये भी बनता है ना कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप लोगों को अब अचानक इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके लिए लीगल एड आप लोग अचानक से लेकर पहुंचे हैं। देखिए, ये कोर्ट ने ठीक है ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई आप रिजर्वेशन तो अगर आप देखा जाए पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में है, विधानसभा में 1950 से मिल रहा है, आप अभी क्यों सो रहे, और एडवोकेट एक्ट जो बना वो तब से आप क्यों सो रहे, ठीक है अपनी बात उन्होंने कही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना अधिकार खो चुके हैं कि भाई तब तक नहीं आए तो हम आगे आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है कहीं भी। ठीक है, आगे पहले हम नहीं आ पाए, हम मान सकते हैं कि भाई हम सोए हुए थे या जो भी स्थिति है, लेकिन इससे क्या हमारा अधिकार जो है वो छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा कि भाई आप आए नहीं, अब तो सब बट गया, अब आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम जब भी कोर्ट के सामने आए हैं तो कोर्ट को हमने ये बताया ना कि हमारे साथ में 65 साल से ये अन्याय हो रहा है कि बार काउंसिल में हमारा आदमी नहीं पहुंच रहा, हमारा आदमी जो नहीं लिया जा रहा, तो ये अन्याय तो हम रख रहे हैं ना कोर्ट के सामने कि ये हुआ है, और कोर्ट के पास जा सकते हैं तो कोर्ट को न्याय देना है। सर ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अब जैसे बार एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे तमाम लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के एक तरह से लोग होते हैं, उसके बाद भी जब हम इसकी बात करें या फिर कॉलेजेस विश्वविद्यालयों की बात करें, ऐसी जगहों पर भी इतने लंबे अरसे के बाद भी चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती हैं, उसके लिए आज भी कानूनी आपको अपना अधिकार लेना पड़ता है, रिजर्वेशन की बात करनी पड़ती है। इस तरीके से ये दौर कितना लंबा चलेगा? मैं समझता हूँ ये तो लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़ती रहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लड़े जो इस देश का SC ST समाज है, बहुजन समाज है, OBC समाज सारा है, इनको कोई अधिकार मिलता नहीं है। हमेशा जो कुछ भी मिला है लड़के ही मिला है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि लड़ाई अंतहीन लड़ाई है, लगातार लड़नी पड़ेगी, जीत भी जाएंगे तो भी उसको बरकरार रखने के लिए लड़नी पड़ेगी, अन्यथा आप जीत गए उसके बाद छीन लिया, जैसा एक बार नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितनी ही पिटीशन लगातार आई हैं, संविधान में संशोधन किए गए, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हुआ, दे दिया गया, पार्लियामेंट ने दे दिया, बावजूद उसके यहाँ पिटीशन पड़ गई, फिर यहाँ पिटीशन चलती रही, फिर जीते फिर हारे, ये तो अंतहीन लड़ाई है, ये चलती रहेगी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अब ये सब खत्म हो गया, लगातार चले गए, तो जब तक अन्याय होगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।